मैं हेमंत भाई, मैं बांग्लादेश के अलावा भी हम लोग जब चर्चा शुरू किए तो हम लोगों ने विनेश फोगट वाले, क्योंकि दिख सब लोग आहत हैं, मतलब एक आहत हैं और दुखी भी हैं, तो ये लगा था कि इस चर्चा में 2 मिनट उनकी बात भी कर लेंगे, क्योंकि एक काफी जगह से आ रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई उसको साजिश कह लीजिए, कोई वो कह लीजिए, कुछ ना कुछ है, मतलब ये बहुत स्ट्रेट वो नहीं है। और खास करके जब अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो इंजरी कह कह के खुद ही विड्रॉ करती है तो उनका मेडल हो जाता, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती। अब वो डिस्क्वालीफाई होने से वो टेक्निकली उनको मेडल नहीं मिल सकता है। तो एक छोटी टिप्पणी उसमें आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे और मतलब दर्शकों को भी बता दूं और आपसे पूछ रहा हूं, ये भी जान लें दर्शक कि 2018 में खालिदा जिया, जो वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनको एक अनाथालय के कुछ उसमें कुछ पैसे ऐसे के चलते, अनियमितताओं के चलते उनको 5 साल की सजा 2018 में सुनाई गई। जुडिशरी जैसी अपने यहाँ वैसी उनके यहाँ भी है। हम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब लोग उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से काम करते हैं। 5 साल की सजा सुनाई गई। वो जब सजा चल रही थी तो उसमें 2-3 साल बाद उसको 10 साल कर दिया गया। एक सजा जिसमें आपको 5 साल की सजा हुई है, उसको बाद में बीच में उसको 10 साल बढ़ा दिया गया। बहुत अच्छी बात। उनके जो लड़के हैं हमारे खालिदा जिया जी के, वो इंग्लैंड में थे। अब एक खतरा ये लगा कि मां को अगर जेल हो गई तो उनको भी ये बताया गया कि 2004 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था किसी रैली में आवामी लीग की, उसके मास्टरमाइंड इनके लड़के थे और इनको उसके लिए आजीवन कारावास दे दिया गया। सजा सुना दी गई। ये वहां रहते नहीं थे लेकिन सजा सुना दी गई। अब जब ये वहां, इनका नाम है तारिक रहमान, ये इंग्लैंड में रहते थे। अब ये बांग्लादेश वापस नहीं आते ही जेल चले जाएंगे। अब मैं इसलिए सारी बातें कह रहा हूं कि जो डॉक्टर राकेश कह रहे हैं, मुझे ये सारे तिकड़म हमारे यहाँ भी हुए, इनको जेल भेजो, इनको वो करो, कोई विचार नहीं है, वो करो, फला ना करो। भाई वहां वो थोड़े ज्यादा तेजी से चलते हैं तो उन लोगों ने वहां सजा भी सुनवा दी। हमारे यहाँ भी राहुल गांधी को सजा हो ही गई थी, एक वो वापस कैसे आ गए क्योंकि हमारी। तो इसके अलावा मैं एक टिप्पणी इसलिए कि मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति जो है वो ये इंगित करती है कि आर्थिक मामले आप पीछे नहीं रख सकते हैं। आप ये भारत बांग्लादेश का डर दिखा के लोगों को वहां बिठाना या ये डर दिखा के दिखाना, अब लोगों को अपनी रोजी रोटी और मकान का मुद्दा ही पे आपको एड्रेस करना होगा। मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति ये करती है। तो विनेश फोगाट से शुरू करके इन सारी चीजों को अगर आप समेट लें। हेमंत भाई, देखिए आनंद जी, जो विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ है वो समकालीन इतिहास में आपको कोई और ऐसी घटना याद नहीं होगी किसी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर, और खासतौर पे ओलंपिक के अंदर। और जब कल उन्होंने 7 घंटे के अंतराल में जब 3 चैंपियन पहलवानों को पटकनी दी थी, उसी के बाद से पूरे देश में एक नैरेटिव बिल्ड होने लगा था कि सत्ता पक्ष इसको किस रूप में लेगा। और उसकी परिणति आज सुबह 7:25 पे यूरोपियन टाइम के हिसाब से सामने आई। बेसिकली क्या है कि जो विनेश फोगाट है वो पहला ओलंपिक या इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेल रही थी, ये उनका तीसरा ओलंपिक अगर आपको ध्यान हो तो 2016 में, 2020 में और 2024 में। तो बहुत ही सीजन्ड और सीनियर प्लेयर है। कल जब उन्होंने तीनों इवेंट्स में वो अपने जो विरोधियों को चित किया, और उसके बाद जो आज मॉर्निंग, कल रात को उन्होंने पूरी रात वो सोई नहीं, उन्होंने लगातार अपना जो है वेट घटाने का जो बॉक्सर्स और पहलवान करते हैं, आपको दर्शकों को बता दूं, ये रात को कुछ घंटों में ही 1 से 2 किलो वजन अपना कम कर लेते हैं अगर बढ़ भी जाए तो। और चूंकि विनेश फोगाट पहले आपको ध्यान होगा 53 किलो वेट कैटेगरी में थी, और वहां पर चूंकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो ये था रेसलिंग फेडरेशन, वहां इन्होंने खेल कर दिया था, तो उन्होंने एक चुनौती के तौर पे अपने आप को 50 किलो कैटेगरी में कन्वर्ट किया। उसके लिए 3 किलो वेट घटाया था। तो उस वेट को मेंटेन करना, देखिए चैलेंज तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कल जब उन्होंने तीनों बाउट जीती तो 50 किलो से नीचे थी, तभी उसमें क्वालिफाई कर पाई। जैसा आपने कहा, इसका एक सिंपल सा साधारण तरीका होता है। अगर मान लीजिए अगर आपकी टीम प्रोफेशनल थी और सारी बात थी, आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इतना भारी भरकम, प्लेयर्स कम है और डेलीगेशन ज्यादा है, ऑफिशियल ज्यादा है, अगर उनको थोड़ी सी भी समझ होती तो वो जैसा आपने कहा वो केवल एक काम करते कि अगर वो 100 ग्राम वेट की बात आ भी गई थी तो वो इनकी इंजरी दिखा करके इनको विड्रॉ कर लेते। तो क्या होता कि गोल्ड मेडल की फाइट ना होती और इनका अपना सिल्वर मेडल आ गया था। लेकिन ये देश तब इस बात पे है कि 100 ग्राम वेट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो अलग है। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहा था विनेश फोगाट ने
कि चंद लोग ऐसे हैं डेलीगेशन के अंदर और इस फेडरेशन के अंदर जो मेरे खाने में कुछ भी मिला सकते हैं, मुझे कुछ भी खिला सकते हैं। याद होगा आपको, ऑन रिकॉर्ड कहा था उन्होंने। तो उसके बाद उनके पास सारे डाइटिशियन और वो तमाम चीजें थी। ये सारी चीजें जब कल उन्होंने 3 इवेंट जीती, बहुत सारी चीजें आपस में कोलैबोरेट कर रही है आनंद जी और राकेश, डॉक्टर राकेश इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया की ऐसी खिलाड़ी जापान वाली जो थी, जिसको 82 गेम्स में कोई हरा नहीं पाया और उसको विनेश ने पटकनी दे दी, उसके बाद यूरोपियन चैंपियन को हरा दिया, उसके बाद क्यूबा की उसको हरा दिया, और प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाइन का एक शुभकामना संदेश नहीं आया। और उनके पास जब आज वो आया भी ट्वीट, तो क्या से ट्वीट आया डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये कुछ फिंगर्स को पॉइंट करता है और वो पॉइंट वैसे नहीं है। आपको ध्यान होगा विनेश फोगाट ने क्या कहा था, 140 दिन वो जंतर मंतर पे बैठी रही, उन्होंने क्या कहा था देश को कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा कैरियर चौपट कर देंगे, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। और वहां कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं थे, वहां साक्षी मलिक थी जो पहली ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी ओलंपिक की, वहां पर बजरंग पुनिया जैसे और तमाम सारे लोग थे। और आज सुबह जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, और ऐसी ही घटना एक केन्या की एथलीट के साथ हुई, अगर आपको ध्यान हो तो 5000 मीटर की दौड़ में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। केन्या ने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कराया और उसका जो मेडल था, सिल्वर मेडल ही था वो भी, उसको बहाल कर दिया गया। तो क्या हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे? उसका अपने विनेश फोगाट का वेट बढ़ा तो किन कारणों से बढ़ा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और जिन दयनीय हालात में, अगर मैं आपको, मैंने पेरिस में बात की क्योंकि मेरे 1-2 शोहर भी थे पेरिस में, अपने जर्नलिस्ट साथी कहीं गए हुए, उनसे बात की मैंने। जैसे ही उनको ये बताया कि 100 ग्राम वेट पहलवान के लिए और बॉक्सर के लिए कुछ नहीं होता है डॉक्टर राकेश, इट्स जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वो आपको पता है 2 मिनट में पसीना, एक्सरसाइज, तमाम चीजें, इवन यूरिन पास करके भी या वॉमिटिंग करके भी इस तरीके से घटा लेते हैं। तो जैसे ही उसका वेट 100 ग्राम बताया गया, उन्होंने वहीं पे वॉमिटिंग की लगातार, और उसने कहा कि थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे, ये 100 ग्राम तो कोई बात ही नहीं। वो समय नहीं दिया गया। और आपने अगर ध्यान से देखा हो सोशल मीडिया में, जो विजेंदर सिंह थे, जो बॉक्सर, जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे ओलंपिक में, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हो, बीजेपी में है वो, उसके बावजूद भी, कि हमारे लिए 1-2 किलो वेट तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। उसके बावजूद ये सब होना, सिल्वर मेडल को जाने देना, और जिस तरह के हालात पूरे क्रिएट किए गए, वो इस देश की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए एक सबक है, दुर्भाग्य से। और वो सबक क्या है कि या तो आप सरकार के नारे लगाओ, वरना आप झेलो। और ये सूरत हाल इस देश को कहीं नहीं लेके जाएगा। आपको याद होगा हरियाणा के अंदर किसी जिले में आप चले जाइए, हर उसके अंदर, जब ये साक्षी मलिक जीत के आई थी ब्रॉन्ज मेडल, हर एक जिले के अंदर अखाड़े खुल गए थे और इतने सैकड़ों लड़कियां सुबह शाम वहां पर वर्जिशें करती थी। जब से ये जंतर मंतर पे 140 दिन धरना चला ओलंपियंस का, उसके बाद वो संख्या घट के 20% रह गई। तो मोदी जी ने एक तो ये देश के अंदर जो ओलंपिक की बाढ़ लाने वाले थे वो स्पोर्ट्स मेडल्स की, एक तो ये किया है। एक आपने देखा होगा हरियाणा में जब भी आप निकलते होंगे, सुबह सुबह सैकड़ों बच्चे खेतों में दौड़ रहे होते हैं सड़कों पे, वो फौज के लिए तैयारी करते थे। उन सबको अब घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अग्निवीर 4 साल में आप क्या करके आओगे। तो बेसिकली पूरे का पूरा जो रूरल फॉक था हमारा, उसको इन्होंने, जो स्पोर्ट्स में एक पॉजिटिव एनर्जी की बात थी, वो नष्ट कर दी। और इस घटनाक्रम के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, जो रईसों के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं जाते, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे ही ज्यादातर जो ये स्पोर्ट्स है, कुश्ती और ये सारी चीजें, जो जाते भी हैं, जो रईसों के, वो चेस में चले गए, टेनिस में चले गए, जो महंगे खेल। तो जो देशज खेल है उसमें यही बच्चे जाते थे। इनके साथ जो कुछ जंतर मंतर पे हुआ, जो आज विनेश के साथ कथित तौर पे हुआ, और जो ओलंपिक की तैयारियों के दौरान जो विनेश के ट्वीट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको रोना आएगा कि वो बेचारी खेलों की तैयारी कर रही थी या आगे अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज खुद ही करने में लगी हुई थी। और अगर खिलाड़ियों को ऐसे ही ओलंपिक खेल रहे हैं तो फिर ओलंपिक एसोसिएशन को भंग कर देना चाहिए सीधा सीधा। जिसके अंदर दम होगा, गुद्दा होगा, चला जाएगा, वरना छोड़ देगा। तो पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। मोदी जी के चंद ये जो क्रोनीज बिठा रखे, ब्रजभूषण शरण टाइप, जो क्या कह रहे थे, आपको याद होगा दोनों को, कि 30 रुपए का मेडल मिलता है। तो आपके तो दोनों A2 दोस्त हैं, आप सारे मेडल ले आओ जाके पेरिस से, फिर टीम भेजने की क्या जरूरत है, ले आते 30-30 रुपए की। ये गुटखा और खैनी खा करके इस तरह की बकवास करना, ये इस देश की यूथ को कहां लेके जा रहे हैं? हेमंत भाई, विनेश को खोटा सिक्का कहा था। खोटा सिक्का, लंगड़ा घोड़ा का 2020 के ओलंपिक में, अगर आपको क्या क्या अहंकार रहा होगा। तो ये जो सूरत हाल है, ये देश के अंदर स्पोर्ट्स को कहीं ना ले जाने वाली बात है। अभी तक आप देखिए, हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी है, तीन ब्रॉन्ज पे खड़े हुए हो,
ये है आपने स्पोर्ट्स 11 साल में आपने किया। और लेकिन कोई चैनल इस बात को नहीं दिखाएगा, किसी मीडिया में सकारात्मक पहल नहीं होगी, कोई सकारात्मक बहस नहीं होगी। आज मैं सुबह स्तब्ध रह गया जब ये विनेश वाली खबर आई, अंबानी के चैनलों पर विनेश को कोसा जा रहा था कि वो बहानेबाजी कर रहे। शर्म आनी चाहिए। देश का मुद्दा, देश की बेटी के साथ खड़े होने की बजाय, यार वो कौन है अंबानी आपको पता है? ओलंपिक एसोसिएशन जो इंटरनेशनल है उनकी धर्मपत्नी उसकी मेंबर है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर आवर डॉटर विनेश, वो उसका चैनल क्या चला रहा है सुबह से? कोई सा चैनल खोल के देखिए उनका। तो ये देश को यहां ला करके खड़ा कर दिया है। आपने किसी को नहीं बख्शा। आपने जाति धर्म के नाम पर आप खिलाड़ी भी नहीं बख्शे। धर्म, लूट फूट और झूठ, ये तीन जो सत्ता का तंत्र था इनका, उसको ये आगे उसी तरीके से बढ़ा रहे हैं। और इसी घटना को अगर आप बांग्लादेश से जोड़े तो हमारे उनके जो आपने जो तमाम रेफरेंसेस दिए कि वहां ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उनमें हमारे हालात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं डॉक्टर राकेश को सुन रहा था शुरू से, जब से बोल रहे थे, उनके और हमारे हालात में फर्क क्यों नहीं है? जो आज बांग्लादेश के अंदर जो कुछ करवाया गया है, आप इसको सामान्य मत मानिए। ये सारा देश क्या बकवास कर रहा है बैठ करके कि चाइना ने करवा दिया, ये पाकिस्तानी आईएसआई के थ्रू करा दिया, अमेरिका वाज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद हर, दे आल्सो वांटेड टू डू दिस। हकीकत में इन सारे के बावजूद सबसे बड़ी अगर कोई नाकामी है तो हिंदुस्तान की सरकार की है, डिप्लोमेटिक नाकामी है। इंदिरा गांधी ने 1971 में, आप दोनों सीनियर साथी हैं, थोड़ी सी बात के ऊपर क्या कहा था कि इनका इलाज कर दीजिए, जो कुछ ये हो रहा था। और अमेरिका ने चुनौती दी कि हम 7th फ्लीट को भेज देंगे, हम ये करें, उनका भेज दीजिए, नथिंग डूइंग। 7वें बेड़े को भेजे जाने के बावजूद इंदिरा गांधी झुकी नहीं और उन्होंने चंद दिनों में बांग्लादेश बना दिया। और अब जो 56 इंची बैठे हुए हैं, उनका विदेश मंत्री कल पार्लियामेंट के अंदर बयान देता है, आप ध्यान से सुनिएगा कोट एंड कोट उस बयान को दोबारा, कि ऑल ऑफ ए सडन दे गॉट ए डिस्ट्रेस मैसेज फ्रॉम पीएम बांग्लादेश। डिस्ट्रेस मैसेज की भी जरूरत थी? वहां कितने दिन से क्या चल रहा था? ये आपकी नॉन सीरियसनेस को दिखाता है, ये आपकी इंटेलिजेंस के मैस को दिखाता है, ये दिखाता है कि आपको विदेश नीति का वे नहीं पता, डिप्लोमेसी का डी नहीं पता। जो देश, आपको पता है पीछे ये जो अपने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी अभी वहां गई थी चाइना के अंदर, और जिस तरीके से तीस्ता प्रोजेक्ट परियोजना और तमाम चीजों को लेकर के चाइना ने जो शर्त इंपोज करने की कोशिश की, वो ओवरनाइट वापस आ गई। उसके बाद आप देखिए, आरक्षण तो कोई मुद्दा ही नहीं था, आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, छुट्टी होगी। मुद्दा क्या बनाया गया कि इनको हटाइए। वो किसने करवाया? वो आईएसआई ने करवाया, चाइना ने करवाया, फंडेड, और अमेरिका भी पीछे खड़ा हो गया और हिंदुस्तान मुंह देखता रह गया। और विदेश मंत्री क्या कह रहा है कि हमने क्लियरेंस दी, एयर क्लियरेंस दी, प्रधानमंत्री को ये दिया, वो दिया। आप इसी काम के लिए बैठे हुए क्या? म्यांमार को आप खो चुके हैं, नेपाल को आप खो चुके हैं, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था आपने बचाई, उसके बावजूद वहां पर चाइनीज जो शिप है वो सारे आपकी सारी जो वो है सब कुछ कर रहे हैं घूम घूम के पूरे इंडियन ओशन के अंदर। अब एक बांग्लादेश बचा था, उसका बेड़ा गर्क और कर दिया। और कोई चैनल इसमें सवाल नहीं पूछ रहा कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी। अगर आईएसआई डिसलॉज कर रही है, उनका तो पहले दिन से एजेंडा है 71 से, क्योंकि बांग्लादेश वहां से निकल के आया है। तो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान के 56 इंची, हिंदुस्तान के वो जो क्या बोलते हैं आप, अजीत डोवल साहब का भी एक नाम रखा हुआ है, पता नहीं, बहुत भारी भरकम सा, तो वो सारे के सारे, देसी जेम्स बॉन्ड, देसी जेम्स बॉन्ड, देसी जेम्स बॉन्ड, तो सारे जेम्स बॉन्ड, 56 इंची, सरदार पटेल, जयशंकर, वो सारे बैठे रह गए। और वो किस काम के लिए रह गए? कि वहां की प्रधानमंत्री को उन्होंने डिस्ट्रेस मैसेज दिया और हमने उनको एयर स्पेस प्रोवाइड करा दी। क्या इंडिया का यही काम था? क्या कोई सवाल नहीं है? क्या आपको चाइना ने चारों तरफ से घेर नहीं लिया है? क्या इस घटनाक्रम को लेकर के राहुल गांधी ने आपको भरी संसद के अंदर चेतावनी नहीं दी थी कि चाइना आपको चारों तरफ से घेर रहा है? उसके बावजूद आप क्या कर रहे थे? सवाल ये। जो नए प्रधानमंत्री जो इंटरिम जिनको बनाएंगे, जिस तरीके जो बात आपने कही, मोदी जी का अगर वो पढ़े लिखे व्यक्ति है तो मोदी जी का पढ़े लिखे व्यक्तियों से वैसे ही कोई बहुत ज्यादा अच्छा वास्ता नहीं रहता है। नोबेल पुरस्कार और ये उनको तो वैसे ही मानते हैं, वो तो हार्डवर्क और हार्वर्ड में भी फर्क कर लेते हैं, आपको ध्यान होगा। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर देखिए आनंद जी, जो देश के लिए चिंता का विषय है कि हम चारों तरफ से अब घिर गए हैं। बांग्लादेश के ऊपर इतना भारी कर्ज है चाइना का कि उनको चुकाने में, उनके लेने के देने पर जो 1 बिलियन था वो 6 बिलियन हो गया। ऐसे तरीके से वो सारा पूरा ट्रैप उन्होंने करीब करीब 95 देशों के ऊपर फैला रखा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। इसी तरीके श्रीलंका फंसा रखा है, पाकिस्तान का तो रोम रोम कर्ज में है। म्यांमार की आप हालत देख लीजिए, वहां शासन, सैन्य शासन है। तो आप खड़े कहां हुए?
तो हमें चारों तरफ से इफेक्टिवली घेर लिया है। 56 इंची दिल्ली में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, जेम्स बॉन्ड उससे मिलने चले जाते हैं बस वहां पे जाके इंडियन बेस पे, उसके अलावा कुछ नहीं। और विदेश मंत्री संसद में बड़े फक्र से कहते हैं कि डिस्ट्रेस मैसेज मिला, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं था। ये सारी चीजें एक नॉन सीरियसनेस, गवर्नेंस की जो नॉन सीरियसनेस है उसको दर्शाती है कि सब मौज में है और स्थिति को डेवलप होने दो, जब होगी जब देखा जाएगा। हकीकत जो मुझे लगता है इस पूरे मामले में, बांग्लादेश के मामले में खासतौर पे हिंदुस्तान, अब देखिए आप कहां पे बैठी हुई है, अपने इंडियन एयरपोर्ट के उसमें बैठी हुई वीआईपी, उसमें प्रधानमंत्री की अब तक बात भी नहीं हुई है उनसे। आप इसका मतलब समझ सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं फॉरेन प्रेशर है दिमाग पे, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे पड़ोसियों को नाराज करने का हो, खासतौर पे चाइना का। और चाइना का तो नाम लेने से भी डरते हैं महाबली, आपको पता ही। तो ऐसे हालात के अंदर आनंद जी, ये जो स्थितियां हैं, चाइना ने देश को एनसर्कल कर लिया है। हमारे जो कर्णधार हैं वो अपनी तमाम डेली बेसिस की इवेंटबाजियों में, नॉनसेंसिकल चीजों में लगे हुए हैं। ना उनको देश के सम्मान से मतलब है, ना कूटनीति से मतलब है, ना लद्दाख से मतलब है, ना इंटरनल सिचुएशन से पता है, ना एक्सटर्नल सिचुएशन से पता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये चिंता का विषय है और देश की जनता को भी इस पर सोचना चाहिए और चिंतित होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।